हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा 100। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर ये प्रश्न आए तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। और साथ ही साथ इसे याद ही रखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जहाँ डिस्कशन की बात होगा हम डिस्कशन भी करते चलेंगे। इसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो है क्या है देखिएगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसका चाल जो है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा, इसी में जैसे हम पूछेंगे चाल कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है, तो चाल जो है एक अदिश राशि है। चाल किसी राशि है तो एक अदिश राशि है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? वेग बराबर फार्मूला जो होता है समय बटा विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है तो विस्थापन बटा क्या बोले हैं, समय, यस बटा टी होता है, यस बटा टी होता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, अब बल जो है, बल एक सदिश राशि है। क्या बोले हैं? बल जो है एक सदिश राशि है। अब बल का जो असाई मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का असाई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। आप ये सभी जानते ही होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो दूसरा। क्या तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है? किस अवधारणा को परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा, जड़त्व के नियम को, जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। न्यूटन के दूसरा गति नियम से, न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, प्रश्न नंबर क्या होगा तो 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है तो देखिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दी जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा? उसका त्वरण कितना हो जाएगा तो आधा हो जाता है। कितना तो आधा हो जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो देखिएगा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे भार कहा जाता है। क्या तो भार कहा जाता है। देखिएगा, क्या कहा जाता है तो भार कहा जाता है। भार एक बल है। अब भार का असाई मात्रक क्या होता है तो भार का जो असाई मात्रक होता है न्यूटन होता है। भार का असाई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भार का असाई मात्रक क्या बोले तो न्यूटन होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है तो एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश ये भी पूछ दिया जाता है। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिएगा, इसी में हम बताते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या होगा तो 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जो क्या है तो देखिएगा, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है? ग्रह जो है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है? तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। आप ये सभी चीज़ को याद रखिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अब सुनिएगा,
सूर्य का द्रव्यमान ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। क्या बोले हैं? सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, क्या है? सूर्य का द्रव्यमान जो होता है ग्रहों की तुलना में क्या होता है? तो अधिक होता है। इसीलिए ग्रहों पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल डालता है। देखिएगा, इसी में बताते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ना तो ग्रह सीधी रेखा में अंतरिक्ष में उड़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण ना तो सीधी रेखा में होती है, ना अंतरिक्ष में उड़ती है, एक समान अवस्था में बनी होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर क्या तो छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? लोलक की गोलक, क्या बोले हम? लोलक की गोलक के द्रव्यमान पर, लोलक की गोलक के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या तो देखिएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करते हैं? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती हैं? तो उसके द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर, उसके द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? जब कोई नाव पानी में तैरती है, क्या बोले हैं? जब कोई नाव जो है पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है? यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है? तो आर्किमिडीज का है, आर्किमिडीज का है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, घर्षण बल हमेशा गति करता है, घर्षण बल हमेशा गति करता है तो विरोध का करता है। किसका? तो विरोध करता है, विरोध करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? तो याद रखिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के कार्य पर। आपको ये सभी चीज़ याद होना चाहिए। देखिएगा, रॉकेट के मामले में क्या बोले हैं? रॉकेट के मामले में रॉकेट और उसके निकलने वाली गैस मिलकर एक बंद निकाय बनती है, एक बंद निकाय बनती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो त वर्ग का उच्चारण क्या है? ये जो है हिंदी है, क्या तो ये हिंदी है। ये उच्चारण पूछा है, उच्चारण स्थान पूछा है। क्या बोले? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दंत से होता है। कहाँ से होता है? तो दंत से होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध न आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत जो है त, थ, द, ध और न आते हैं। आपको ये सभी चीज़ याद होना चाहिए। देखिएगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। आगे देखिएगा, क्या तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर बामन वर्ण, हिंदी में उच्चारण के स्थान पर बामन वर्ण है। इनमें से 11 स्वर्ण है, 11 कितने तो स्वर्ण है और 41 व्यंजन है, 41 क्या है? तो व्यंजन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक जो है कौन सा शब्द है? तो देखिएगा, पुस्तक जो है तत्सम है, कहें तो तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पुस्तक कैसा शब्द है? तो तत्सम है। देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 14, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल जो है कौन सी संज्ञा है? तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? तो एक जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के
5 भेद होते हैं। कितने? तो 5 भेद होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो तो वह जो होगा अजात शत्रु है। क्या? तो अजात शत्रु हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखिएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिएगा उसे तार मिला और वहाँ तुरंत घर चला गया। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चला गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? तो अन्वेषण जो है यन संधि है। अन्वेषण कौन सी संधि है? तो यन संधि है। आपको ये ध्यान याद रहना चाहिए। आगे क्या? तो देखिएगा लोट पीटना मुहावरा का अर्थ क्या है? सॉरी ढोल पीटना। क्या है? तो ढोल पीटना मुहावरा का अर्थ क्या है? ढोल पीटना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो जोरों से कहना। ढोल पीटना का अर्थ होता है जोरों से कहना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो देखिएगा याद रखिएगा अब मोहम्मद लोदी को हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे 1529 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो घाघरा का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ है? तो बाबर और महमूद लोदी को। इसमें कौन विजय रहे? तो बाबर विजय रहे और महमूद लोदी की हार हुई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अब आगे पूछते हैं इसी में घाघरा का युद्ध स्थल जो है जल दोनों स्तरों पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जो है जल एवं थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया। अर्थात एक जल में भी और स्थल पर भी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। घाघरा युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? घाघरा युद्ध के समय बंगाल के नवाब जो थे एक मिनट देखिएगा कौन थे? तो नुसरत। क्या? तो नुसरत शाह थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। घाघरा युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो नुसरत शाह थे। इसी में जो अफगानी से भाग लिया था, जो अफगान से भाग आए थे। आगे क्या है? तो देखिएगा इसी में हम बताते हैं मोहम्मद लोदी इब्राहिम शाह लोदी का छोटा भाई था। मोहम्मद लोदी क्या बोले हैं? मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी मोहम्मद शाह जो थे मोहम्मद लोदी इब्राहिम शाह लोदी का छोटा भाई थे। कौन थे? महमूद लोदी। दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। दोहरिया का युद्ध क्या बोले हैं? दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने 1510 में उसे छीन लिया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना का? तो 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा क्या है? तो देखिएगा ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। पहले भारतीय का नाम क्या? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में दादा भाई नौरोजी ने 1892 में क्या? तो फिन्सबरी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई थी। फिन्सबरी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। कौन? तो 1892 में दादा भाई नौरोजी आर्थिक शोषण नीति को उजागर करने वाले प्रथम भारतीय थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण और धन निकासी को भारत का अनिष्टिक कहा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
क्या तो क्वेश्चन नंबर 21, 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 21, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या है तो देखिएगा साला क्या तो साल 1 मिनट देखिएगा, क्या देखिएगा 1 मिनट, क्या तो सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन, सलाल हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है तो याद रखिएगा चेनाब नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। डीवीसी, डीवीसी की स्थापना कब हुआ तो 1948 में हुआ था। डीवीसी की स्थापना कब हुआ तो 1948 में की गई थी। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे अवस्थित थी। अब बगलिहार परियोजना चिनाब नदी के किनारे है। बगलिहार परियोजना कहाँ है तो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित थी। आपको ये सभी ध्यान में रहना चाहिए ताकि अगर ये सभी प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। सिंधु जल समझौता क्या बोले हैं, सिंधु जल समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है तो देखिएगा 1905 में क्या बोले 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने शिमला में, लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन कहाँ तो शिमला में 19 जुलाई क्या बोले हैं 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लेकिन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। लॉर्ड कर्जन ये सभी किसने किया था तो लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था, वो क्या बोले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक को ध्यान में रखते हुए किया जाए, सांप्रदायिक को ध्यान में रखते हुए किया जाए, लेकिन ये सभी नहीं हुआ था। लेकिन देखिएगा लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित की। लॉर्ड कर्जन जो था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दी थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आपको ये सभी ध्यान में ही रहना चाहिए ताकि अगर ये सभी प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। इसी में बताते हैं स्वदेशी और बहिष्कार का विचार, स्वदेशी और बहिष्कार का विचार जो था किसने दिया था तो कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या तो देखिएगा थोड़ा सा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में पाए जाते हैं। कहाँ तो केरल में पाए जाते हैं। आपको ये सभी चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना तो 24, क्वेश्चन नंबर 24, जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था तो 1956 में, 1956 में। अनुच्छेद 370 क्या बोले हैं अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के ए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का प्रावधान करता है, विशेष राज्य का प्रावधान करता है। देखिएगा ऐसे में बताया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसे यूटी कहते हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशत्व को जोड़ा गया था? राज्य के नीति निर्देशत्व को जोड़ा तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह जो है आयरलैंड के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिएगा संविधान के भाग 4 को भारतीय संविधान में संविधान के भाग 4 को क्या बोले, संविधान के भाग 4 को देखिएगा हम लिखते हैं जो भी संविधान के क्या बोले, भारतीय संविधान के भाग 4 को, भारतीय संविधान के भाग 4 को, भाग 4 को देखिएगा संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा, सामाजिक आर्थिक दर्शन कहा। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय क्या बोले हैं, सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी कहाँ से लिया गया है, तो यूएस अमेरिका से लिया गया है, यूएस अमेरिका से लिया गया है। आपको ये सभी चीज़ आधी रहना चाहिए। देखिएगा प्रश्न नंबर 26, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की राजा द्वारा स्थापित किया था, अर्थ किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो हरिहर प्रथम के द्वारा, हरिहर प्रथम के द्वारा, हरिहर प्रथम के द्वारा। देखिएगा ये जो था विजयनगर जो पड़ता है, विजयनगर जो पड़ता है दक्षिणी भारत में पड़ता है, दक्षिणी भारत में हरिहर एवं बुक्का ने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना कब किया तो 1336 में, 1336 में गुरु विद्यारण के आशीर्वाद से, गुरु विद्यारण के आशीर्वाद से। देखिएगा हम इसमें पूरा ही डिटेल से बता देते हैं। देखिएगा दक्षिण भारतीय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हैं हरिहर प्रथम है, हरिहर कौन है तो प्रथम है। हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के सेनापति थे, हरिहर और बुक्का क्या बोले हम, हरिहर प्लस बुक्का जो थे काकतीय वंश के सेनापति थे, काकतीय वंश के क्या तो सेनापति थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए थे, लेकिन सुल्तान ने दोनों भाइयों को दक्षिण में विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया था, दक्षिण में विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया था। लेकिन अपने गुरु विद्यारण नामक वैष्णव संत के से आकर प्रभावित होकर हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की, विजयनगर की स्थापना की। अब विजयनगर पर क्या बोले हैं, विजयनगर के अंतर्गत संगम वंश भी शासन किया है, सलूब वंश भी शासन किया है, तुलुब वंश भी शासन किया है और आरबीडू वंश भी शासन किया है। आपको ये ध्यान में याद रहना चाहिए। पूछता है प्रश्न कि विजयनगर पर कितने वंश ने शासन किया, तो 4 वंश हुए, कौन कौन है तो संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश, आरबीडू वंश। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, संगम सतुआ, क्या बोले हैं, संगम सतुआ, संगम सतुआ से आपको चारों वंश याद रहेगा। स से संगम क्या तो संगम वंश, उसके बाद सुलूब वंश, तुलुब वंश और आरबीडू वंश। देखिएगा प्रश्न नंबर कितना को तो 26, वर्ष 22 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, एक चरखा रखा गया था तो 1931 में, 1931 में रखा गया था, बीच में एक चरखा, बीच में एक चरखा। देखिएगा तिरंगे झंडे का डिजाइन जो था
पिगली वेंकैया नायडू ने 1921 में तैयार किया था। 1921 में तैयार किया था। तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? 1921 में तब पिगली वेंकैया नायडू ने किया था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में स्वीकार ली गई थी। राष्ट्रीय ध्वज पर बनाए गए तथ्य समिति के अध्यक्ष, माने राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। अब 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। निम्नलिखित में से कौन भारत के गैर संवैधानिक निकाय हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के गैर संवैधानिक निकाय हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद है। देखिएगा क्या बोले हैं? एनडीसी की स्थापना कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एनडीसी योजना के मसौदे का अंतिम रूप है। एनडीसी की बैठक दिसंबर 2012 के बाद अभी नहीं हुआ है। एनडीसी का राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक 2012 के बाद अभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग का उल्लेख पूछेंगे, चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में याद रहना चाहिए। अब वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 280 में है। देखिएगा, लेकिन पूछेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन पूछेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर क्या देखिएगा? 29। देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती हैं? तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास होती हैं। राज्य की समस्त शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल के पास होती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य कार्यकारी अधिकारी संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 154 154। लेकिन पूछेंगे भारत में एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 153 के तहत। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 5 वर्षों के लिए। देखिएगा अध्यादेश मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अध्यादेश किसके द्वारा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 29। जो भी हम बोलते जा रहे हैं बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। ये सभी प्रश्न जो हैं एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिएगा प्रश्न नंबर क्या है? तो 30। क्या? तो देखिए त्रयंबक अवधि में 1952 में भारत की पहली व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो याद रखिएगा क्या? तो ख्वास्बा जाघव ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन कब जीता था? तो 1952 में जीता था। देखिएगा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर क्या है? तो 31। ये मैथ ही, हम इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा
33 सही 1.3 होगा, 33 सही 1.3 होगा। आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का भी हम सिर्फ आंसर बता देते हैं क्या, तो देखिएगा इसका जो है 54 सही 1/6 है, 54 सही 1/6 है। और 33 का जो है क्या बोले हम, 33 का जो है देखिएगा कितना है, तो 2592 है, 2592 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 में है जो है, यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है, यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए, सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण बल से, सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण बल से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग गति का उदाहरण है, जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा दोलन गति, दोलन गति ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक अदृक्ष और तीव्र होती हैं, अदृक्ष और तीव्र होती हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा में होता है क्या, तो प्लाज्मा में होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, क्यों, तो कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी का कण पानी के कण के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। इस अवस्था के किस गति को करता है, तो याद रखिएगा यह जो होगा ब्राउनियन है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिएगा क्या है, तो एक मिनट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित होते हैं। यह अणु के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है, तो याद रखिएगा रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियम। देखिएगा प्रश्न नंबर कितना होगा, तो 40, प्रश्न नंबर कितना होगा, तो 40, किस बंद पात्र में गैस का दाब और उसके कणों के बीच दीवारों के कारण उत्पन्न होता है। किसी बंद पात्र में गैसों का दाब उसके कणों की दीवारों से कण उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा निरंतर टकराकर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को जो होगा, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति कैसे प्रभावित करते हैं, बिना स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप में परिवर्तित होते हैं। तो याद रखिएगा अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक होता है, यदृक्ष गर्म पथ प्रदान करके ऊर्जा कम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, यानिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, ऐसा क्यों। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 42 क्या होगा, ठोस अवस्था में क्या बोले हैं, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। देखिएगा वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किस यौगिक को उसके घटकों और विघटित करने के लिए
किया जाता है तो उस आयन की गति निर्भर करती है, उस आयन की गति जो है निर्भर करती है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की ओर निर्देशित करता है, इलेक्ट्रॉन की ओर निर्देशित करता है। देखिएगा प्रश्न कितना को, तो 44। हम सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, बस आप उसे ध्यान से देख लिए। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 का ए है, 45 का क्या तो सी है, 45 का क्या तो सी है, 46 के देखिएगा 46 का क्या तो 46 का सी है, 46 उसके बाद देखिएगा 47 का बी है, 48 का भी क्या तो बी है, 49 का देखिएगा 49 का क्या है तो 49 का भी बी है, 50 का क्या है तो ए है, 50 का क्या है तो ए है। देखिएगा 56 सॉरी 51 क्या तो 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 176 सॉरी अनुच्छेद 76 जिसे महान न्यायवादी का उल्लेख है। देखिएगा इसी में क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 51 में ही डिटेल करते हैं। भारत का महान न्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत का महान न्यायवादी जो होता है किसी भी सदन अथवा उनकी समितियों में बोला जा सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। या किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 80 में अर्थात 88 में, आर्टिकल 88 में लिखा है। महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। महान न्यायवादी जो हैं क्या बोले हैं, महान न्यायवादी जो हैं भारत सरकार का विधिक अधिकारी हैं। इसी में हम देखेंगे, देखिएगा क्या तो महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकृत करने पर राष्ट्रपति की शक्ति है। तो यहाँ से याद रखिएगा राष्ट्रपति जो हैं 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या है, तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं, मैग्मा को क्या कहते हैं, तो लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लावा कहते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना को, तो 53। 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिएगा 2011 जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा 2011 से संबंधित हम बता रहे हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले जो हैं लक्षद्वीप है। कौन है, तो लक्षद्वीप। यहाँ जो हैं 91.85% शिक्षित हैं। उसके बाद हैं दमन द्वीप हैं, 87.10% हैं। उसके बाद हैं अंडमान निकोबार 86.63% हैं। लेकिन ये कर्मा साक्षरता वाले राज्य क्या, तो साक्षरता वाले राज्य हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले हम राज्य देखेंगे, इसके ऊपर हम देखिए यूटी देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, साक्षरता वाले राज्य देखेंगे, तो जिसमें से हम 2000 केरल के कौन है, तो केरल 93.91% है। उसके बाद है मिजोरम क्या, तो मिजोरम 91.33% है।
उसके बाद है गोवा, क्या उसके बाद गोवा है 88.70% है। ये सभी जो है 2011 जनगणना के अनुसार है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है तो मिजोरम है। कौन है तो मिजोरम है। ये केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है तो 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय किसका है तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना का तो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा सांगला दर्रा कहाँ है। सांगला दर्रा कहाँ है तो सांगला दर्रा जो पड़ता है अफगानिस्तान में। सांगला दर्रा कहाँ है तो अफगानिस्तान में। कहाँ तो अफगानिस्तान में है। अब यहाँ पर बताते हैं देखिएगा बोलन दर्रा कहाँ है। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा याद रखिएगा बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं पाकिस्तान से ही बोलते हैं। तो बोलन दर्रा कहाँ होगा तो पाकिस्तान में। अब क्या तो अलबर्ग दर्रा, अलबर्ग दर्रा जो है ऑस्ट्रेलिया में। अलबर्ग दर्रा का बोले हम अलबर्ग दर्रा। अलबर्ग दर्रा कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या तो थर्मोपाली दर्रा कहाँ है तो यूनान में। कहाँ तो यूनान में है। क्या तो बुचनान दर्रा यूएस में है। बुचनान दर्रा यूएस में है। कहाँ तो यूएस में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या तो आर्यों से संबंधित बोगजोई अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए हैं। आर्यों से संबंधित बोगजोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आर्यों से संबंधित बोगजोई अभिलेख जो हैं एशिया से पाए गए हैं। कहाँ तो एशिया से प्राप्त हुए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजोई नामक से मिला है। यह अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है। आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा क्या तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हैं दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वकीम चंद्र चटर्जी हैं। वकीम चंद्र चटर्जी हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक। बंकिम चंद्र चटर्जी का जीवन काल जो है 1838 से क्या बोले हैं 1838 से 1894 तक है। 1894 तक है। आपको ध्यान में रहना चाहिए। आनंद मठ की स्थापना, आनंद मठ उपन्यास की स्थापना क्या बोले हैं आनंद मठ उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था आनंद मठ का प्रकाशित हुआ था 1882 में हुआ था। आनंद मठ का प्रकाशित हुआ था 1882 में प्रकाशित हुआ था। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास से ही संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रूप में भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रूप में जाना जाता है। बंकिम चंद्र बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार एवं पत्रकार भी हैं। बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं में से हैं एक है दुर्गेश नंदिनी, दूसरा है आनंद मठ, तीसरा है कपाल कुंडलम, चौथा है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी के भी लेखक कौन है तो देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बता देते हैं 4 जो किताब लिखे हैं। एक जिसमें है दुर्गेश नंदिनी, क्या तो दुर्गेश नंदिनी है, दूसरा है आनंद मठ, दूसरा क्या है तो आनंद मठ है, तीसरा है कपाल कुंडलम और चौथा जो है क्या बोले हैं चौथा जो है देवी चौधरानी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है तो देखिएगा
स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवाई हैं। रफ़ी अहमद किदवाई हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। रफ़ी अहमद किदवाई उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता थे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रफ़ी अहमद किदवाई की मृत्यु 24 अक्टूबर, क्या बोले हैं, 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था। शिमला समझौता नहीं, देखिए पंचशील समझौता के दौरान, पंचशील समझौता के दौरान, पंचशील समझौता कब था? 1954 में ही हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या तो भारत म्यांमार के साथ भारत किन किन राज्यों की सीमा लगाती हैं? म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगते हैं? तो एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। और कुल दूरी जो तय करता है 1643 किलोमीटर तय करता है। 1643 किलोमीटर तय करता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तब पूछेंगे स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को ही कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश। लेकिन पूछेंगे म्यांमार में कौन सी नदी है? म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो इरावती नदी जो है, इरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा है। कौन सी नदी है? तो इरावती नदी। इरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा है। ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 60। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना तो 60। निम्नलिखित में से किन राज्यों में सर्वाधिक साक्ष्य गहनता विद्यमान है? साक्ष्य गहनता विद्यमान है तो कहाँ है? तो पंजाब में है। कहाँ? तो पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। क्वेश्चन नंबर 61 का है तो आयुष्मान भारत योजना की घोषणा कब हुआ था? आयुष्मान भारत कब लागू हुआ था? आयुष्मान भारत कब लागू हुआ था? तो 2018 में। आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुआ था? 2018 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुआ? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63। हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। 12 होगा। क्या होगा? तो 12। इसके अलावा देखिएगा 64 का क्या तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65। ये जो है रीजनिंग है। क्या तो रीजनिंग है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 4 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 जो है पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्राकृतिक नियंत्रित नियम का पालन करते हैं? तो कौन है? गुरुत्वानुवर्तन। 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 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या तो देखिएगा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद का उपयोग करते हैं जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव की गति परिमाण होती हैं तो समन्वित एवं निर्देशित हैं। समन्वित एवं निर्देशित हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 में मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन की गति है। मानव शरीर में मांसपेशियों का संकुचन एवं शिथिलन की गति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हड्डियों और शरीर के अंग। हड्डियों और शरीर के अंग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या तो परागण का हवा या कीट द्वारा एक फूल के दूसरे फूल तक पहुंचना। एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना पौधे प्रजनन के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? यह प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? गतिशील गतिमान के द्वारा। गतिशील गतिमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या तुम हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर के रक्त को पंप करने के लिए नियंत्रित करता है। उसे क्या कहते हैं? तो
लयबद्ध या चक्रीय कहते हैं, लयबद्ध या चक्रीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ, तंत्रिका आवेग ये न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो संचारित करते हैं, जो गति करते हैं, जो गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, बीजों का प्रकीर्णन पौधों में नए स्थानों पर फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो पौधों को गतिशील करना और विस्तार करना, पौधों को गतिशील और विस्तार करना। जानवर का प्रवास, जानवरों का प्रवर्सन भोजन पानी का उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी की मौसमी है, लंबी दूरी की मौसमी कौन है? तो गति है, कौन है? तो गति है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या? तो कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइक्रोकोन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्य के लिए कोशिकीय धर्म में रूप में कार्य करते हैं या गति करते हैं या स्थिर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो कुछ हद तक गतिशील या संगठित होते हैं, कुछ हद तक गतिशील या संगठित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75, शिकार को पकड़ने के लिए चीते की ओर दौड़ा, शिकार को पकड़ने के लिए चीतों की ओर दौड़ा, शिकार से बचने के लिए हिरण की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियम जिसे भौतिक और जीव विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो अनुकूलित एवं कुलित गति, अनुकूलित एवं कुलित गति का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या? तो देखिएगा, एक 100 वाट बल्ब और 220 वाट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब में प्रकाशित विहीन धारा होगा, तो इसका जो आंसर होगा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 जो है मैथ है, हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। देखिएगा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी -16 सेमी, -16 सेमी। देखिएगा 78, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शीर्ष स्थान में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है, कौन है? तो महाराष्ट्र है, कौन है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा क्या? तो किस भारतीय एथलीट एवं टेरिटोरियल आर्मी में मदन डेफिलेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है देखिएगा, एक मिनट देखिएगा क्या? तो किस राज्य के LR श्री हरि 86वें भारतीय शतरंज के तो ग्रैंड मास्टर बने, ग्रैंड मास्टर बने? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को, डॉक्टर अजय कुमार को। आगे देखिएगा एक क्या? तो एल्टीज, एल्टीज का मोती उपनाम से किसे जाना है? तो एल्टीज के मोती के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा कयूबा को जाना जाता है, कयूबा को जाना जाता है। अब मोतियों का द्वीप के उपनाम से बहरीन को जाना जाता है, मोतियों का द्वीप के उपनाम से बहरीन को जाना जाता है। और सफ़ेद हाथियों के उपनाम से थाईलैंड को जाना जाता है। और एंड्रियल की रानी के उपनाम से बेनिसी को जाना जाता है, एंड्रियल की रानी के उपनाम से बेसिन को जाना जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन के उपनाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है, न्यूजीलैंड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा क्या? तो सोन किस नदियों का उदाहरण है? सोन किस नदियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी पूर्व क्या? तो पूर्वरोपित नदियाँ, पूर्वरोपित नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या? तो निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? घास स्थल नहीं है, तो पंपास जो है नहीं है, पंपास जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, हाल ही में कौन सा एक नया हड़प्पा स्थल की खोज हुआ है? हाल ही में कौन सा एक नया हड़प्पा स्थल का खोज हुआ है? तो याद रखिएगा 85 का जहाँ मोरोधारो का खोज हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86, जिसके परिमाण स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सन गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, वह कौन थे? तो हूनों के आक्रमण से, हूनों के आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा क्या? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित,
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया है? मोती मस्जिद को किसने बनवाया है? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने बनवाया है, औरंगजेब ने बनवाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो 1599 या 1600 दिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया? भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया है? तो एम एन राय ने, एम एन राय ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, प्राथमिक संसाधनों के दोहन से वस्तुओं का उत्पादन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्या है तो, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ते हैं तो मांग की कीमत में क्या लोचा होती है? मांग की कीमत में क्या लोचा होती है? तो इकाई से कम, इकाई से कम। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 क्या तो, व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 93 देखिएगा, कांडला लघु चित्रकला, क्या तो कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती हैं? किस राज्य में बनाई जाती हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, आप इसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, क्या तो, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? IPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की गई? भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की? तो 23 सितंबर। कौन है तो? 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है तो देखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ था? किसके बीच प्रारंभ हुआ था? चीन और कंबोडिया के बीच। गोल्डन ट्रायंगल 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच था? चीन और कंबोडिया के बीच। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की थी? कहाँ प्रारंभ की थी? तो मुंबई। कहाँ तो? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रामचंद्र, क्या बोले हैं, रामचंद्रा को, राम भद्राचार्य को, गुलजार को, रामचंद्रा क्या तो राम भद्राचार्य को और गुलजार को। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों को। ये वीडियो हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनी ये सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।